नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर होम साइंस। और आप सबका फोर पेपर है। तो फोर पेपर है, जैसा कि आप सबको पता है, फोर पेपर आप सबका क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी। तो आज आप सब इसमें जो मैराथन क्लास होने वाली है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। तो बच्चों कह सकते हैं कि यह आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बच्चों इसके बाद भी मैराथन क्लास आएगी, और ये सभी 3 दिन आप लगातार मेहनत से पढ़ लें, जिससे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं अगेन किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो उनके लिए भी ये 3 दिन बहुत ही कीमती है। इन 3 दिनों में आप सुपर फास्ट रिवीजन महामैराथन जो क्लास चल रही है, इन सभी क्लास को अटेंड करते रहें। इससे आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, और पेपर में आप पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैम ने जो पढ़ाया था हूबहू वही प्रश्न आए हैं। तो बच्चों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक करते हुए आगे अवश्य बढ़े। ठीक, तो लाइक कर दें बच्चों। लाइक करते हुए देखें क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। जो अनुसंधान है उसका अर्थ और परिभाषा। आप सब रिसर्च तो पढ़ रहे हैं, रिसर्च एंड मेथडोलॉजी। तो रिसर्च एंड मेथडोलॉजी में सबसे पहले आप अनुसंधान के बारे में ही जान लें। जी हाँ, जो रिसर्च हो रहा है, जो खोज हो रही है, अनुसंधान है, और जो आपका मेथडोलॉजी अर्थात अनुसंधान है, उसके बारे में आप पहले इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में जानें, फिर आगे बढ़ें। ठीक, तो देखते हैं इसका अर्थ होता क्या है। ये बच्चों, जो मानव में नवीनता को ढूंढने, जो मानव में नवीनता अर्थात जो नई नई खोज होती है, नवीनता को ढूंढ निकालने और अज्ञात को खोज निकालने की जो प्रवृत्ति स्वाभाविक है, इसी प्रवृत्ति के कारण मानव द्वारा वस्तुओं या घटनाओं के बारे में जानने या खोजने का जो कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, और इसी कार्यक्रम या प्रयास का उद्देश्य जो ज्ञान की वृद्धि, अस्पष्ट ज्ञान का स्पष्टीकरण व मौजूदा ज्ञान का सत्यापन करना है। इसी को क्या कहते हैं, शोध या अनुसंधान कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं शोध या अनुसंधान, जो अनेकों प्रकार की जो वृद्धि और उद्देश्य, ज्ञान के उद्देश्य के लिए, और जो जो कई प्रकार के कार्यक्रम हैं, इन सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, नए नए योजनाएं आ रही हैं, इन सभी का जो स्पष्टीकरण हो रहा है ज्ञान का, इन्हीं के सत्यापन के लिए जो शोध हो रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार जो सामाजिक जीवन व घटनाओं के बारे में अधिक से अधिक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, इससे क्या होता है, इसमें अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, और मानव व्यवहार के बारे में भी प्राप्त तथ्यों के आधार पर जो सामान्य सिद्धांत है उनको निकालता भी है। ठीक, अब उसके बाद हम अनुसंधान की परिभाषा भी देख लें। जी हाँ, अनुसंधान की परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो इसकी परिभाषा एक हमारे श्रीमती यंग जी हैं, इन्होंने दिया है। परिभाषा है तो डीप, बहुत बड़ी है, गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक, ये परिभाषा ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक, तो ये क्या कह रही हैं, जो श्रीमती यंग हैं, इन्होंने कहा कि अनुसंधान को एक वैज्ञानिक योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो हमारा अनुसंधान है, इसे हम वैज्ञानिक योजना के द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य होता है तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज करना। जी हाँ, और पुराने तथ्यों के सत्यापन, उनकी क्रमबद्धताओं व अंतर संबंधों, कार्यकारण, व्याख्याओं तथा उन्हें नियंत्रण करने वाले जो स्वाभाविक नियम हैं, इनकी खोज करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे राइटर हैं, वैज्ञानिक हैं, इन्होंने लिखा है कि बोगार्डस ने कहा, याद रखना, सभी राइटर का नाम जरूर याद रखना। जो बोगार्डस हैं, इन्होंने कहा कि एक साथ रहने वाले जो लोग हैं, एक साथ रहने वाले लोगों
कि जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही अनुसंधान कहलाती है। जो अंतर्निहित प्रक्रियाएं होती हैं उनका खोज ही क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। किन्होंने कहा? बोगार्डस ने कहा। और हिर्टने ने कहा, इन्होंने कहा कि अनुसंधान के अंतर्गत मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। फिर उसके बाद लास्ट हमारे मोशर ने कहा, मोशर के अनुसार कहा गया है कि घटनाओं व समस्याओं के बारे में जो नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को हम क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। इसी प्रकार अगर प्रश्न बन जाता है आपके पास, अनुसंधान का अर्थ लिखिए, अनुसंधान की परिभाषा, तो हम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इस पे जरूर आपके पेपर में प्रश्न आएगा। ठीक, क्योंकि इससे पहले जो 3 पेपर हो चुके हैं तो आप सबने प्रश्न देखा था। होम मैनेजमेंट में भी होम मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन आया था कि गृह प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। और वहीं देखा जाए तो वस्त्र विज्ञान में भी आया था कि वस्त्र विज्ञान एवं ऐसे प्रश्न करके था, वस्त्र विज्ञान की परिभाषा दीजिए था ना। तो ऐसे इसके बाद जो पेपर अभी आपने दिया, 3rd पेपर प्रसार शिक्षा का महत्व बताइए, प्रसार शिक्षा होता क्या है, प्रसार शिक्षा का अर्थ बताइए, ये भी प्रश्न आया था आपके पेपर में। तो उसी प्रकार हो सकता है एग्जामिनर ने इस पेपर आपके पेपर 4 में भी इस प्रकार के प्रश्नों को सेट किया है। तो इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखें। ठीक, तो बच्चों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। ठीक, इस प्रकार गृह विज्ञान में जो अनुसंधान है एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के बारे में क्रमबद्ध व तार्किक पद्धतियों के द्वारा शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है। और इस प्राप्त ज्ञान के आधार पर सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले जो स्वाभाविक नियम हैं उनका पता लगाना होता है। ठीक, उसके बाद आप सब जो अनुसंधान है इसकी विशेषता जान लें। इसकी विशेषता क्या होती है अनुसंधान की? इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसे भी आ सकता है। इसके महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो आप इस प्रकार से अगर पूछता है तब भी आप इन्हीं टॉपिक को लिखेंगे। ठीक, फर्स्ट हमारा अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है। सबको पता है वैज्ञानिक योजना है क्योंकि आप सबने अभी देखा परिभाषा में। ठीक, तो इतना तो याद हो गया कि वैज्ञानिक योजना होती है जो नवीनता के लिए प्रयास किए गए कार्यों को वैज्ञानिकों के द्वारा पद्धतिबद्ध क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, वही क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। अर्थ में आप सबने देखा। और जो तार्किक व क्रमबद्ध पद्धतियों पर आधारित होता है ना। फिर उसके बाद अनुसंधान सामाजिक जीवन की घटनाओं से संबंधित होता है। ये इम्पोर्टेंस है कि ये जो अनुसंधान होता है जो समाज की घटनाएं हैं उन्हीं से यह संबंधित होता है, या भिन्न भिन्न परिस्थितियों में सामाजिक मानव की भावनाएं, प्रवृत्तियों, व्यवहार आदि की खोज करता है। उसके बाद नेक्स्ट है 3rd है अनुसंधान के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य होते हैं। पहला होता है नवीन तथ्यों का पता लगाना और दूसरा होता है प्राप्त ज्ञान या पुराने तथ्यों का सत्यापन करना। और प्रत्येक विज्ञान का सत्यापन करना एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसीलिए सामाजिक अनुसंधान में नवीन तथ्यों, नवीन संबंधों एवं घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों को, जो घटनाएं हैं उनके संचालित करने वाले जो नियम हैं उनकी खोज करनी होती है। और इन्हीं नियम बन जाने पर बराबर उसकी जांच या परख की आवश्यकता होती है। और सामाजिक जीवन गतिशील है, इसीलिए दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुसंधान किया जाता है। उदाहरण के लिए आप सब देख लें, जैसे कि कोविड-19 आया, उसके दौरान जो हमारे विशेषज्ञ थे और जो दवाओं की खोज करता थे, जिन्होंने वैक्सीन की खोज की, और यही अनुसंधान के द्वारा जैसे ही समाज को इसकी आवश्यकता हुई, फिर सारे डॉक्टरों ने मिलकर के यह इंजेक्शन तैयार किया, इसकी खोज की। फिर इसके उपरांत जो समाज का कल्याण हुआ, ये अनुसंधान के अंतर्गत आता है। फिर साधारण भाषा में आप समझ गए होंगे अनुसंधान होता क्या है। अनुसंधान इस बात पर बल देता है कि भौतिक घटनाओं की भांति ही सामाजिक घटनाएं भी निश्चित नियमों द्वारा संचालित होती हैं। ठीक,
अनुसंधान भविष्य में होने वाली सामाजिक घटनाओं की अनुमानित जानकारियां प्रदान करता है। इसी प्रकार इसका चिकित्सा संबंधी महत्व भी है। अनुसंधान विभिन्न तथ्यों के मध्य संबंधों का अन्वेषण करता है। इसी प्रकार कार्य कारण के संबंध के आधार पर सामाजिक घटना के सही रूप का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखा जाए, अनुसंधान के द्वारा निर्धनता और अपराध के परस्पर संबंध का पता लगाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूचना संग्रह की तकनीकों का वर्णन कीजिए। जो सूचना संग्रह है उसकी तकनीक के बारे में लिखना है। ठीक, तो इसकी तकनीक तीन तकनीकें हैं। एक तो होता है साक्षात्कार, दूसरा दूरभाष और तीसरा है पत्राचार। साक्षात्कार में क्या होता है, इसमें अधिकांश सर्वेक्षण अनुसंधानों में सूचना एकत्र करने के लिए उत्तरदाताओं से व्यक्ति को साक्षात्कार किया जाता है और उसी साक्षात्कार की अवधि में उन सभी बातों को ध्यान में भी रखा जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट दूरभाष। इसमें क्या होता है, कभी कभी दूरभाष की निर्देशिका से प्रतिदर्श का चयन कर उनसे दूरभाष की सहायता से सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। इस तकनीक में समय और धन की बहुत बचत होती है। दूरभाष तकनीक में क्या होता है, समय की भी बचत होती है और धन की भी बचत होती है, किंतु अन्य कोई ऐसी अच्छाई नहीं है जिसके आधार पर इसके उपयोग की संतुष्टि की जाए। साक्षात जैसे कि किए जाने वाले व्यक्ति की सूचना मांगने पर आवश्यक नहीं कि वह सहयोग दे और सभी आवश्यक प्रश्नों का उत्तर खुल कर दे। इस देश में थोड़ी सी सुविधा संपन्न लोगों से संबंधित समस्याओं के अतिरिक्त सामान्य जनता की किसी समस्या से संबंधित सर्वेक्षण इस तरीके के माध्यम से असंभव है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पत्राचार। इसमें होता है क्या बच्चों, पत्राचार के माध्यम से सर्वेक्षण करने की जो प्रथा है इस देश में भी है। जनगणना, अभिलेखों अथवा अन्य किसी स्रोत से प्रतिदर्श का चयन कर उसमें अन्य जो आने वाले सदस्यों का नाम है उन पर और उनका पता है ले लिया जाता है और पहले से तैयार की गई सूची में उनका नाम उत्तरदाताओं के पास भेज दिया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि उन प्रश्नों का उत्तर देकर डाक से वापस कर दें। इसी तकनीक की जो अनेक कमियां हैं, इस तरह के सर्वेक्षण में अधिकांश उत्तरदाताओं से सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं। साथ ही साथ जिनके उत्तर प्राप्त होते हैं उन उत्तरों की यथार्थता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसी विधि में केवल शिक्षित लोगों से ही सूचना प्राप्त की जा सकती है, किंतु अशिक्षित लोगों को प्रतिदर्श में नहीं रखा जा सकता है। इसी प्रकार के सर्वेक्षण से इस देश की अधिकांश मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। पढ़े लिखे लोगों से संबंधित समस्याओं को ही लिया जा सकता है, किंतु अधिकांश उत्तरों के न मिलने से प्रतिदर्श अधूरा और प्रतिनिधित्व विहीन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पढ़े लिखे लोगों के संबंध में दृढ़ सम्मानीकरण करना अनुचित होगा। ठीक, उसके बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको भी देख लें। हो सकता है आपके पेपर में, हो सकता है नहीं, कन्फर्म है ऐसे टिप्पणियाँ लिखने के लिए आएंगे जिनके ऊपर आपको संक्षिप्त में लिखना होगा। जैसे कि शॉर्ट में दे दिया जाएगा आपके लिए प्रश्न कि सर्वेक्षण अनुसंधान की उपयोगिता लिखिए, तो आपको 50 शब्दों में लिखना होगा, तो आप 50 शब्दों में कुछ इंपॉर्टेंस को लिख सकते हैं, उपयोगिता को लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं। और इसके बाद क्षेत्र अनुसंधान तथ्योत्तर प्रतिपादन अनुसंधान, फिर प्रयोगात्मक शोध एवं विशेषताएं, इन सबको जानेंगे क्योंकि अभी समय है आप सबका, सोमवार को पेपर है, तब तक आप सब इन सबको रिवीजन कर लें। ठीक, क्या है सर्वेक्षण अनुसंधान की उपयोगिता में? सामाजिक अनुसंधानों में सर्वेक्षण अनुसंधान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है और उनकी सैद्धांतिक एवं अनुप्रयोगात्मक उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी सामाजिक विषय के बारे में क्षेत्र प्रयोगात्मक अथवा क्षेत्र अध्ययन जैसे अनुसंधान करने के पहले उस सामाजिक विषय का सर्वेक्षण अनिवार्य होता है। सामाजिक जीवन में बहुत से सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं जिनका वैज्ञानिक आधार कभी कभी शून्य के बराबर होता है। प्रायः कहा जाता है कि जो इलाका जितना निर्धन होता है उसमें उतने ही अधिक प्रकार के रोग उतनी ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह एक सैद्धांतिक कथन है।
इस सैद्धांतिक कथन की पुष्टि निर्धन और धनी इलाकों में पाए जाने वाले रोगों एवं रोगियों के सर्वेक्षण द्वारा की जा सकती है। वस्तुतः जान सकते हैं कि सामाजिक व्यवहारों और गोचारों के बारे में कार्य करणात्मक संबंधों को स्थापित करने वाले अनुसंधानों के लिए प्रासंगिक चरों का निरूपण मात्र सर्वेक्षण अनुसंधानों के माध्यम से ही हो सकता है। विद्यालयों में जैसे छात्रों की अध्ययनशीलता में प्राध्यापकों के आचरण, नवयुवकों में रूढ़ि विरोध की प्रवृत्तियों के प्रति समाज के वयोवृद्ध की अभिवृद्धि, उद्योग में श्रमिकों की उत्पादनशीलता के लिए निरीक्षकों की निरीक्षण शैली इत्यादि की कार्यकरणात्मक प्रासंगिकता होती है, उसका सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से ही स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्षेत्र अनुसंधान। आ जाएगा आपके पेपर में प्रश्न कि क्षेत्र अनुसंधान होता क्या है, तो उसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा कुछ शब्दों में। तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों? क्षेत्र अनुसंधान को प्रायः क्षेत्र अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कि क्षेत्र का जो अध्ययन होता है वही आपका क्षेत्र अनुसंधान होता है। सर्वेक्षण अनुसंधान की तरह प्रयोगोत्तर अनुसंधान का यह दूसरा प्रकार होता है और सर्वेक्षण अनुसंधान की तरह यह अनुसंधान भी मूलतः गवेषणात्मक होता है और परिष्कृत प्रकार के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों हेतु ठोस आधार भूमि तैयार करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य किसी विशेष समुदाय, संख्या और औद्योगिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान जैसे सीमित और संगठित क्षेत्रों में सामाजिक व्यवहार और अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर उसके चरों को स्पष्ट रूप में वर्णित करना होता है। और यहीं पर हमारे क्षेत्र अनुसंधान पर ये जो एक राइटर हैं फेसेंटंगर और कॉटज ने कहा कि सर्वेक्षण अनुसंधान और क्षेत्र अनुसंधान में तार्किक आधार पर स्पष्ट भेद करना कठिन है। उनके अनुसार इन दोनों में वस्तुतः व्यवहारिक भिन्नताएं हैं। दोनों में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कौशलों और तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुतः देख सकते हैं कि क्षेत्र अध्ययन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए सबसे अधिक आसान और सुविधाजनक तरीका यह है कि दोनों में तुलनात्मक स्वरूप को एक साथ प्रस्तुत किया जाए। बच्चों आप सब बोर ना हो, पेपर बहुत नज़दीक है, सोमवार को पेपर है, रिवीजन कर लें। और इसके लास्ट में कुछ ऐसे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए। वो सारे प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, वेरी शॉर्ट प्रश्न हैं और उन सभी प्रश्नों का रिवीजन आप सबके लिए बहुत अनिवार्य होता है। इसलिए बच्चों पूरा वीडियो अवश्य देखना और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तथ्योत्तर प्रतिपादन होता क्या है? ये जो तथ्योत्तर प्रतिपादन अनुसंधान है इसके बारे में जानते हैं। जो तथ्योत्तर प्रतिपादन अनुसंधान है इसमें अनाश्रित चरों का चयनात्मक प्रस्थान होता है, इसीलिए इसे सहसंबंधनात्मक प्रकार का अनुसंधान माना जाता है। तथ्योत्तर प्रतिपादन अनुसंधान को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न आ सकता है, आंसर आप सबका होगा क्या? सहसंबंधनात्मक अनुसंधान। ओके। सामान्य धारणा है कि एक घटना के बाद होने वाली जो दूसरी घटनाएं होती हैं पहली के कारण होती हैं और वह उसी का परिणाम अथवा प्रभाव मानी जाती हैं। 2-4 बार यह अनुभव कर लेने के पश्चात जब वातावरण में गर्मी और उमस की मात्रा बढ़ी हो और कुछ घंटों बाद आंधी आ गई हो तो लोग कहने लगते हैं कि उमस बढ़ जाने के कारण आंधी पानी आ रही है ना बच्चों? जैसे ज़्यादा गर्मी आने लगती है, गर्मी पड़ने लगती है, उमस आ जाती है तो लोग कहते हैं कि उसके बाद आंधी आ जाए और पानी बरसने लगे तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे ज़्यादा उमस के कारण आंधी पानी आ रही है, मौसम ठंडा हो गया। ठीक इसी प्रकार की तर्कना सत्य नहीं होती, जबकि ये सत्य नहीं होता है। तद्यपि सामाजिक विज्ञानों में इस तर्कना के आधार पर व्यापक रूप से अनुसंधान किया गया है। ऐसे अनुसंधान है उनको डियामेटो या फर्ग्यूसन और कार्बनिक
कार्नेविक सहसंबंधात्मक अनुसंधान का नाम देते हैं। बच्चों, आप सब से मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और आप सबका पेपर नज़दीक है, इसलिए हम क्लास ज़रूर अटेंड करते हैं। तो आप सबकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी मैम क्लास चलाइए, तो इसलिए हम आज क्लास ले रहे हैं। पर क्लास लेने के लिए हम इतने असमर्थ थे कि क्लास नहीं ले सकते थे, लेकिन आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने आप सबके लिए क्लास ली है। तो बच्चों, पूरा वीडियो अवश्य देखना, ठीक। और जितने भी प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। जैसे कि मैंने बताया, अनुसंधान का नाम देते हैं, ऐसे ही अनुसंधानों को कालिंजर तथ्योंतर प्रतिपादन अनुसंधान कहा जाता है। जैसा कि इन नाम से स्पष्ट हो जाता है, इसमें तथ्यों के घटित हो जाने के बाद उन तथ्यों के बीच प्रकार या परक संबंध का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्यों के घटित होने से यह तात्पर्य यह है कि जिन तथ्यों, चरों, गोचरों अथवा घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वे स्वतः प्रकृतिगत रीति से घटित हुए रहते हैं और तत्पश्चात उनका मापन कर और उनके बीच मात्रात्मक सहगमता के आधार पर कारण कार्य अथवा प्रकार्यात्मक संबंध का प्रतिपादन किया जाता है। इस अनुसंधान के अनेक रूप हैं और उनकी अनेक विधाएं हैं और इसी प्रकार अनुसंधान प्रायोगिक अनुसंधान के अत्यंत निकट है। जिस प्रकार के तर्कों पर प्रायोगिक अनुसंधान किए जाते हैं उन्हीं तर्कों के आधार पर क्या होता है, तथ्योत्तर प्रतिपादन अनुसंधान भी किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रयोगात्मक शोध एवं विशेषताएं। ठीक, ये प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में कि प्रयोगात्मक शोध एवं विशेषताएं बताइए। ठीक, तो जो प्रयोगात्मक शोध है वैसे तो शोध ही कहा जाता है, जिसमें शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले चर में जोड़ तोड़ चयन द्वारा न करके सीधे या प्रयोगात्मक रूप से करता है तथा उस जोड़ तोड़ का पड़ने वाला प्रभाव दूसरे चर पर देखता है। जिस चर में जोड़ तोड़ सीधे किया जाता है और उसे आप समझ गए होंगे जोड़ तोड़ का मतलब क्या है, प्रयोग करना और उसको प्रयोगात्मक एक रिसर्च करना, उस पर शोध करना। शोध करने के लिए आप कई तरह के, जैसे कि आप एक डिजाइनर हैं तो डिजाइनर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, वो कहीं ना कहीं डिजाइन करता है, ड्रेस डिजाइन कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ पीस को जोड़ रहा है, जोड़ के अर्थात जोड़ तोड़ कर बनाता है। ठीक, वही है आपका जोड़ तोड़ सीधे किया जाता है, उसे टाइप ई स्वतंत्र चर कहा जाता है। प्रयोगात्मक शोध के लिए आवश्यक नहीं है कि एक प्रयोगशाला हो ही, सच्चाई यह है कि इस तरह का शोध प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। ये सभी शोध किस में भी किया जा सकता है, प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है या क्षेत्र में भी किया जा सकता है। जब इस तरह का शोध प्रयोगशाला में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, प्रयोगशाला प्रयोग कहा जाता है, तथा जब इस तरह का शोध क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्षेत्र प्रयोग कहा जाता है। ठीक, उसके बाद ये सारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हैं आप सबके पेपर के लिए। इन सभी प्रश्नों को आप पूरा देखना जो आप सबके वेरी शॉर्ट में आएंगे। तो देख लें, जो अनुसंधान समस्या की अभी तक मैंने आप सबको फर्स्ट में पढ़ा है कि अनुसंधान की जो उपयोगिता है, अनुसंधान का अर्थ है और उसकी विशेषता के बारे में। पर इस समय आप सब देखेंगे कि जो अनुसंधान समस्या है उसकी परिभाषा देखना है। ठीक, टाउनसेट ने कहा कि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जिसमें समस्या का समाधान, जो समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है। सामान्यतः समस्या का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक कि प्रस्तावित प्रश्न के समाधान हेतु कोई हल उपलब्ध नहीं हो सकता। और वहीं मैक गुइनगन ने कहा, किसने कहा, मैक गुइनगन, नाम बहुत निराला है बच्चों, याद रखना। पर इन्होंने कहा कि एक समाधान योग्य समस्या वह है जिसमें प्रश्न किया गया होता है जिसका व्यक्ति की समान क्षमताओं के द्वारा उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। और वहीं कार्लिंगर के अनुसार इन्होंने कहा कि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है या वाक्य है जिसमें क्या होता है, जिसमें यह पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है। और
परिभाषा के बाद ये भी जान लें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है परिभाषा की, ये सभी। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर आप अनुसंधान समस्या को परिभाषित करते हुए ये कहा जा सकता है कि जो समस्या है उसका समाधान योग्य समस्या ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जिसमें समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है। इस कथन में यह पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है। ठीक, अभी चर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, होते क्या हैं चर। ठीक, तो अनुसंधान की परिभाषा दीजिए। अनुसंधान की परिभाषा मैंने पढ़ाया हुआ है आपको पहले ही, पर देख लेते हैं। पीएम कुक के अनुसार इन्होंने कहा कि अनुसंधान एक ऐसा निरपेक्ष, व्यापक तथा बौद्धिक अन्वेषण है जिसमें एक दी गई समस्या से संबंधित तथ्यों तथा उनके अर्थों अथवा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और वहीं पर यंग ने कहा कि अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज या प्राचीन तथ्यों की पुष्टि की जाती है, और अनुसंधान का अर्थ बार बार खोजने से भी हो जाता है। ठीक, सर्वेक्षण शोध क्या है मैंने अभी बताया आप सबको, अनुसंधान सर्वेक्षण शोध के बारे में। फिलहाल शॉर्ट में लिखना है, इसके बारे में जान लें कैसे लिखेंगे शॉर्ट में। सर्वेक्षण शोध के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि कौन सा चर किस अन्य चर से किस रूप में किस सीमा तक संबंध है, और इस प्रकार चरों की स्थिति तथा उनके संबंधों की स्थिति का सर्वेक्षण करना ही सर्वेक्षण शोध का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका वैधता को प्रभावित करने वाले कारक। सॉरी बच्चों, जो वैधता होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानते हैं। तो इसके कारक कई हैं, निम्नलिखित प्रकार के हैं। फर्स्ट है हमारा मापन के उद्देश्य होता है वैधता के जो वैधता है उसको प्रभावित करने वाले कारक मापन के जो मापन के उद्देश्य हैं। प्रश्नों के प्रकार हैं, प्रश्नों का कठिनाई स्तर है, परीक्षण के समाहित विषय वस्तु को दिया गया महत्व है, परीक्षण प्रश्नों की भाषा है, परीक्षण की लंबाई है, और परीक्षण निर्देश है, व्यक्ति या समूह की संस्कृति है, और व्यक्ति या समूह की प्रतिक्रिया प्रवृत्ति भी होती है। शोध की उपयोगिता का महत्व बताइए। जो रिसर्च होता है, शोध मानव ज्ञान भंडार को विस्तृत करता है। जो शोध होता है वो मानव के जो ज्ञान का भंडार होता है उसे विस्तृत करता है। जैसे कि आप जैसे जैसे कोई कार्य कर रही हैं, शोध कर रही हैं, जैसे कि आपको उस कार्य के बारे में नॉलेज नहीं है पर आप उसके बारे में जानना चाहती हैं, उस कार्य को कर रही हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड तेज होगा और उस कार्य के बारे में आप बहुत डीप से जानेंगे, गहराई से समझ जाएंगे। ठीक, शोध व्यवहारिक समस्याओं के समाधान का प्रबल यंत्र होता है। शोध प्रशासक का मार्गदर्शक भी होता है। शोध से मानव का अपार बौद्धिक विकास होता है। शोध से अनेक पूर्वाग्रहों के निदान तथा निवारण में मदद मिलती है। पिक्टोग्राफ होता क्या है? पिक्टोग्राफ में जब चित्र के द्वारा हम कोई आलेख या ग्राफ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं। और ग्राफ को चित्र द्वारा बनाने से यह आकर्षक होता है कि वो और आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे कि बच्चों की कहानी की बुक है, आप सबने देखा होगा, कहानी की बुक में आगे तो लिखा रहता पर उसमें चित्र भी दर्शाए जाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है और बच्चे चित्र के माध्यम से बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक, वही आपका पिक्टोग्राफ के अंतर्गत आता है। इसी प्रतीकों द्वारा संरचनात्मक आंकड़ों को चित्र में परिवर्तित करके बनाया जा सकता है। निर्वंश विज्ञान क्या है? निर्वंश विज्ञान के बारे में जानते हैं। निर्वंश विज्ञान एक गुणात्मक अनुसंधान विधि होती है जिसका प्रयोग अक्सर सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। इसके अंतर्गत अक्सर मानव समाज, संस्कृतियाँ और अनुभवजन्य आंकड़े जुटाने का कार्य किया जाता है, और निर्वंश विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। संकेतन क्या है? संकेतन के बारे में जान लेते हैं। संकेतन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त जो गुणात्मक सामग्री है उसको एक ऐसा वस्तुपरक रूप प्रदान किया जाता है जिसमें क्या होता है उसको संख्यात्मक तथा मात्रात्मक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है और उसमें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, और जिससे क्या होता है उसके विश्लेषण व विवेचन में विशिष्ट सुविधा उपलब्ध हो जाती है। संकेतन के बारे में आप सब समझ गए होंगे। अब प्रतिदर्श क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, इससे क्या आशय है। शिक्षा शास्त्र में सॉरी बच्चों, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में जो अनुसंधान व अध्ययन कार्य किए जाते हैं उनमें आंकड़ों की
मुख्यतः दो स्रोतों में संकलित किया जाता है। अध्ययन और अनुसंधान संबंधी आंकड़े संपूर्ण जनसंख्या समष्टि से संकलित किए जाते हैं अथवा संपूर्ण जनसंख्या से प्रतिदर्श चुनकर प्रतिदर्श पर अध्ययन कर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। और प्रतिचयन अनुसंधान संबंधी जो आंकड़े हैं उनको एकत्रीकरण के दो स्रोतों से संबंधित दो अध्ययन पद्धतियां हैं। फर्स्ट है आपका संगणना पद्धति या प्रचालिक पद्धति। सेकंड है प्रतिचयन विधि। अगर आप सब लिख सकते हैं तो इंग्लिश में भी याद कर लिया करें। इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो इसका इफेक्ट एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है और आप सबका नंबर भी अच्छा आता है। जैसे कि मैंने प्रचालिक अर्थात गणना पद्धति के बारे में बताया तो उसका इंग्लिश में होगा सेंसोन्स मेथड, और अगर प्रतिचयन विधि है तो सैम प्लानिंग मेथड होता है। ओके, इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ बताइए। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन अपने निर्णय और क्रियाओं के निर्देशन सुधार और मूल्यांकन द्वारा करता है। और क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो तत्कालीन समस्या समाधान के उद्देश्य से घटना स्थल पर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, जिसके आधार पर क्रियाओं या तात्कालिक समस्याओं का निर्देशन सुधार एवं मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रतिदर्श से क्या आशय है। शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान व अध्ययन कार्य किए जाते हैं जिनमें आंकड़ों को मूलतः दो स्रोतों में संकलित किया जाता है। प्रथम है अध्ययन और दूसरा अनुसंधान संबंधी। आंकड़े संपूर्ण जनसंख्या और समष्टि से संकलित किए जाते हैं अथवा संपूर्ण जनसंख्या से जो प्रतिदर्श चुनकर प्रतिदर्श पर अध्ययन कर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वही प्रतिचयन अनुसंधान संबंधी आंकड़े के एकत्रीकरण के दो स्रोतों से संबंधित दो अध्ययन पद्धतियां हैं। मैंने अभी ये सब बढ़ाया, फिर भी आप जान लें। संगणना पद्धति या प्रचालित पद्धति जैसे सेंसस मेथड और प्रतिचयन विधि जैसे सैम प्लानिंग मेथड। उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान भी पढ़ाया मैंने अभी। तो अनुसंधान के प्रकार देख लेते हैं। अनुसंधान के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। फर्स्ट है तीन भागों में अथवा उनके मिश्रित भागों में विभाजित किया जा सकता। फर्स्ट है ऐतिहासिक अनुसंधान, सेकंड है विवरणात्मक अनुसंधान और थर्ड है आपका प्रायोगिक अनुसंधान। वहीं एडवर्ड तथा क्रॉनबैक के अनुसार समस्याओं के स्वरूप के आधार पर बच्चों अनुसंधान को चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सर्वेक्षण अनुसंधान, सेकंड है अनुप्रयुक्त अनुसंधान, थर्ड है प्रविधि अनुसंधान और फोर्थ है सूक्ष्म अनुसंधान। चरों के प्रकार मैंने बताया कि अभी आपके चरों के बारे में जानेंगे। तो चर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं और स्वतंत्र चर होते हैं, एक दूसरा आश्रित चर होता है। स्वतंत्र चर भी दो प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र चर ई टाइप होता है, स्वतंत्र चर एस टाइप होता है। और आश्रित चर दो प्रकार के होते हैं जैसे संगत चर और असंगत चर। ठीक, संगत चर तथा असंगत चर भी दो प्रकार के होते हैं। जैविक चर होता है एक, दूसरा पर्यावरणगत चर होता है। सोच समस्या के स्रोत क्या है। सोच समस्या के स्रोत इस प्रकार हैं जैसे प्रलेखीय स्रोत, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिवेदन, स्थानीय अखबारों के विवरण आदि। और व्यक्तिगत स्रोत जो लोग अनुसंधान में लगे हैं उनसे पूछा जा सकता है। पुस्तकीय स्रोत जैसे उनके सॉरी बच्चों अनेक प्रकार की पुस्तकें, जर्नल्स, विश्व ज्ञान कोश आदि। और अनुसंधानकर्ता की जिज्ञासा, अधूरा ज्ञान, अनुसंधानकर्ता का स्वयं का अनुभव, परस्पर विरोधी अनुसंधान परिणाम, ज्ञात तथ्य की व्याख्या। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।